गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहाँ पे आज मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो होगा नंबर सिस्टम के बेस पर। ओके, तो ये जो मैं लेक्चर आज पढ़ाऊंगा ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं हमारे सी टेट के और स्टेट के, जैसे यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, और इन सभी जो स्टेट एग्जाम्स है उसमें जो है उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं जो है इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। तो जितने भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, उन सभी के लिए जो है ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। हम आज पूरे जो नंबर सिस्टम है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, स्टडी नोट्स विभिन्न एग्जाम्स जैसे केबीएस, एनबीएस, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, या अभी जैसे हाल ही में कुछ नए एग्जाम्स मेरे ख्याल से आर्मी स्कूल के कुछ आए हैं, तो उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए चाहिए आपको जो भी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स की सारे डिटेल जो है वो बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है वो संख्या पद्धति, इसमें हम नंबर्स के बारे में विभिन्न प्रकार की जो उनकी संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनको ऐड करना और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें कि जो नंबर सिस्टम है उनको हम दो प्रणालियों में लिखा जा सकता है। दो प्रणालियों यानी कि दो प्रकार की जो सिस्टम्स हैं वो अभी तक जो नंबर्स को लिखने के लिए पढ़े थे। पहला तो हमारा सिंपल है, वो है डेसिमल सिस्टम। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं उनका प्रयोग करते हैं और उनकी मदद से हम अंकों को लिखते हैं। तो ये हमारा है डेसिमल सिस्टम। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो है हमारा न्यूमेरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम जो अगेन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, पहला वो होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। समझ गए? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन जो सिस्टम है उसमें कैसे हम जो है किसी संख्या को हम अंकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना? तो जो इंडियन सिस्टम है उसमें सबसे पहले लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, भारतीय प्रणाली या इंडियन सिस्टम में इकाई पहला अंक। ठीक है ना? उसके बाद लिखते हैं दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, है ना? फिर लाख या 1,00,000, फिर 10,00,000। ठीक है, और फिर करोड़। तो इस प्रकार से जो है हम इसमें सिस्टम, हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें अंकों को लिखते हैं। और अगर हमें किसी भी संख्या का जो है वो नामकरण करना है तो हम इसी के बेस पर उसको करते हैं। जैसे कि एक संख्या है 53 28 76 302। ठीक है, 302। अब इस सिस्टम को अगर हमें इसका हमने नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से गिनेंगे। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि जो 10 करोड़, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ा बना के लिखेंगे 53 करोड़, यानी कि 53 करोड़ हो गया। अब करोड़ से पहले क्या आता है, लाख आता है ना। पहले 10 लाख आए, फिर 1 करोड़ आया, तो इसलिए इसको 28 लाख, 28 लाख हो गया। उसके बाद ये 1000 होगा, तो 76,000, और फिर लास्ट में होगा आपका 100, तो 302, क्योंकि 2 भी है लास्ट में। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा जो है नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से लिखते हैं। और जीरो की जो नंबर ऑफ जीरो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जो उसके बाद दूसरा हमारे पास सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ये जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें यहां तक तो वही होगा, यानी कि पहले आपका 1000, 2000 तक वही रहेगा, चेंज धीरे धीरे आएगा। इकाई को हमने 1 लिखा, 10, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम इसमें लिखते हैं वो 100,000 लिखेंगे। यानी कि जब अगर मैं सपोज यहाँ पर 4 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये जो है इसको अब मैं क्या लिखूंगा, 10,000 के बाद मुझे 1 लाख लिखना चाहिए था, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें मैं इसको 100,000 लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएगा इसमें मिलियन, यानी कि जब मैं 1 जीरो और बढ़ा दूंगा, 3 4 5 6, तो तब हो जाएगा 1 मिलियन, और 1 मिलियन कितना होगा, 10 लाख के इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर जो अगर मैं एक और जीरो बढ़ाता हूं तो ये हो जाएगा आपका फिर 100 मिलियन। इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 7 होगा ना, 1 2 3 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे विदेशी सिस्टम में। फिर ऐसे ही जो 100 मिलियन के बाद फिर आएगा बिलियन, फिर ऐसे ही 100 बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन जो है वो बनेगा जो एक क्वेश्चन आ रखा है मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूं। को भारतीय व अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना, ठीक है। तो भारतीय प्रणाली के हिसाब से क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा 10,000, सॉरी 567 है ना ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा आपका 1,05,67। और जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 100,567। समझ गए। तो ये अंतर है हमारा। तो कई बार वो ऐसे ही अंक देके बड़ी सी नंबर देके और उसमें बता देगा कि आपको दोनों के बेस पे लिखना है, इंडियन के। अब
तो यह ऑप्शन में दे देगा कि भारतीय प्रणाली के बेस पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो 4 ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना है, उस देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रणाली जो 2 प्रकार से है, इंडियन सिस्टम एंड फॉरेन सिस्टम। ठीक है, तो ये है। अब हम आगे बात करते हैं इनके मान की, संख्याओं के मान की। वैल्यूज ऑफ नंबर्स। तो वैल्यू ऑफ नंबर के हिसाब से जो है वो संख्याओं को क्या 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है हमारे पास भाग है वो है हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, या इसको कहते हैं हम वास्तविक मान। किसी भी संख्या का जो फेस वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे उस संख्या को हम कहीं भी उठाकर रख दें। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक कोई संख्या है 58692, इसमें अगर मैं बोलूं कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 6 ही है, स्थानीय कह रहा हूं वास्तविक मान। ठीक है ना, और अगर मैं इसको अगेन दूसरी जो संख्या है उसको, उसमें मैं इसको 6 यहाँ ऐसा आगे को लिख दूं, तो वहां पर भी जो है ये इसकी जो वास्तविक मान है या फेस वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, 6 ही रहेगी, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर पे लिखता हूं, यहां तो उधर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहता हूं मैं कि एक संख्या है कोई 567 9, तो इसमें मैं कहूँ कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, तो 600, ये इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो कितनी होगी, जितना कि वो नंबर है या 6 है। ठीक है ना, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है कैसे बनता है एग्जैक्टली मैं बताता हूं आपको। 569 3 7 8 में 9 की फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू का अंतर ज्ञात करें, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, निकाल दीजिए 9 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 9000 पे होगा, क्योंकि ये 1000वीं पोजीशन पे, तो 9000 इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू हो गई, और फेस वैल्यू जो है वो 9 की 9 ही रहेगी, तो इन दोनों का अंतर समझ गए ना। तो इसको घटा दीजिए, कितना होगा, ये होगा आपका 8991। ठीक है ना, 9 हमने घटा दिया है 9000 में से, तो क्या होगा 8991 तो बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे। या तो वो बोलेगा कि आपकी फेस वैल्यू और जो प्लेस वैल्यू है उनके कुछ उनका डिवाइड कीजिए, या उनका उनका जो है अंतर, या उनका मतलब उनके बीच का जो है अंतर निकालना है, तो उनको माइनस करना है, या उसको डिवाइड करने के लिए बोले, या हो सकता है मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, कुछ भी बोल सकता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये है, चलते हैं आगे। आगे जो हम देखेंगे वो है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स
ठीक, संख्याओं के प्रकार, जिसमें जो पहला प्रकार है हमारे पास वो है प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर वो नंबर होती हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, गणना करने के लिए। जैसे हम कोई भी संख्या है उसको कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, कि वो 1 है या 2 है या 3 है या 10 है या 20 है या 50 है या 100 है, इस तरीके से। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, जीरो कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जीरो संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जो है वो संख्याएं, उन सबको अगर हम जोड़ कलेक्ट कर लें तो वो सारी जो संख्याएं वो कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब आप समझ गए। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होगा, क्योंकि उसमें होल नंबर यानी कि पूरे के पूरे नंबर लेने तो जीरो को भी लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें जीरो को भी प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड कर दूं इस प्रकार से, तो तब ये जो संख्याएं कहलाएंगी, जो इनका ये समुच्चय कहलाएगा एक पूरा, ये होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, तो ये है अंतर हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किसमें जीरो है किसमें नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि भाई जो प्राकृतिक संख्या है वो प्राकृतिक रूप से जो गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली है, जो एक से ही होगी इस्तेमाल। और चूंकि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण जो जीरो इसमें रह गया तो उसको जीरो को भी ऐड कर दो तो वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास संख्याएं हैं वो है पूर्णांक, जिनको हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर। तो पूर्णांक और इंटीजर के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्लस ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें, तब वो संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं। जैसे हमने पूर्ण संख्या में बात की 1 2 3 4 5 ऐसा अनंत तक। तो हम अगर इसको माइनस में भी लेके जाएं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे करके ये भी अनंत तक, तो फिर ये जो सीरीज बन गई ये कहलाएगी आपका पूर्णांक या इंटीजर्स। ओके, तो सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब इन पूर्णांक से संबंधित कुछ जो नियम है, रूल है, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। और वो जो नियम है पूर्णांक के, वो जोड़ घटाना गुणा भाग प्लस माइनस डिवाइडेड इनटू, इन चारों पर अलग अलग टाइप से लागू होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्लस यानी कि ऐड पे। तो ऐड करने पर क्या होगा, सपोज कोई दो इंटीजर हैं ए एंड बी, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये होगा a प्लस बी। तो ये क्या बराबर होगा b प्लस ए के, जी हाँ बराबर होगा। उदाहरण के लिए 5 और प्लस में -7 इसमें ऐड कर लेता हूं। फिर हम b को पहले ले आते हैं, a को मैंने माना 5 और b को माना मैंने -7 को पहले ले आया हूं, 5 को बाद में रखा हूं। तो देखते हैं प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 5 में से 7 चला जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि जो है बड़े किसका है, माइनस का है। यहाँ पर भी माइनस का बड़ा है, प्लस का ये, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2। तो देख सकते हैं आपकी दोनों जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ऐड करने में, प्लस करने में जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a माइनस बी के। ओके, अगर मैं माइनस की बात करूं तो इस स्थिति में भी अगर मैं a और b दो इंटीजर ले लेता हूं, तो इन दो इंटीजर को अगर इन पे नियम लागू करें तो a माइनस बी वो नॉट इक्वल टू होता है b
माइनस 1 है, ठीक है ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 3 माइनस 5, ठीक है ना, और दूसरी साइड मैंने ले लिया -5 -3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास, क्योंकि ये 5 जो है वो ग्रेटर है, उस पर बड़ा साइन है, तो कितना होगा, -2 बचेगा। और यहाँ पर ये दोनों ही माइनस हो गए, -5 -3, तो -5 और -3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 8 हो गए, तो -8। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों जो साइड है वो इक्वल नहीं हो रही, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इस माइनस के केस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड, इस पर हमने लागू किया। तीसरा जो रूल है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन से। तो उस स्थिति में अगर दो इंटीजर a एंड b हैं, देन जो a इंटू बी है वो b इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल -6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -6, हमने एक्सचेंज कर दिए, तो क्या होगा, दोनों स्थिति में ये -12 इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। और इन द केस ऑफ डिवाइड, जो a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइड बाई ए, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं -4/5, तो क्या ये बराबर होगा किसकी, -5/-4? नहीं होगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि एक के जो है डिनोमिनेटर में माइनस है, एक में डिनोमिनेटर में, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 इसमें ऑपरेशन हमने लगा के देखे। जो प्लस है उसमें जो है वो इक्वल टू होता है, फिर अगेन माइनस में नहीं होता है, डिवाइड इंटू में होता है, और फिर डिवाइड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हमारे इंटीजर्स। अब हमारे नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो है सम संख्याएं इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिविजन जो भी नंबर होंगे वो इवन नंबर होंगे, जैसे 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं आसानी से। 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसको 2 से करूंगा तो 2 आएगा, इसको 2 से करूंगा तो 3 आएगा। तो 2 से सारे के सारे डिविजिबल हैं, तो इसीलिए ये आपके सम संख्याएं कहलाएंगे, इवन नंबर। और दूसरी होती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए इसमें होगा आपका 3 5 7 9, ये सब, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑड नंबर। तो इस प्रकार से ऑड और इवन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑड इवन हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट वो है परिमेय संख्याएं, जिनको हम कहते हैं आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पे क्या होगा, पी व क्यू दोनों पूर्णांक या इंटीजर है और जो q है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हो, p बाई क्यू में जो है वो जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उस स्थिति में वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं कहलाएगा कि वो एक रैशनल नंबर है। जैसे कि मैं बताऊं, -4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 7/5 हो गया। अब आप इसको, ये जो अंक हैं इनको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, अपॉन में 1। इस तरीके से ये क्या होंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखे जाएंगे, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। 7/5, ठीक है, ये 11/6, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उस स्थिति में वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होती हैं आपके इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय इरेशनल। तो जो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। समझ रहे हो, यानी कि जैसे कि अब मैं उसमें उदाहरण के तौर पे बात करूं तो ये √2, √7, √8, इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके अलावा जैसे आपका पाई, तो पाई जो है उसकी वैल्यू हालांकि होती 22/7, तो उस हिसाब से तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या के रूप में यानी रैशनल नंबर होंगे। लेकिन जो पाई है वो खुद में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी इसके बारे में जब भी आएगा एग्जाम में या ऑप्शन में आएगा अगर, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं लास्ट में अभाज्य संख्याएं, जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कौन से कहलाएंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, जिनके दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, पहला एक और दूसरा वह स्वयं। अब इसका क्या मतलब है, ऐसी संख्या जैसे कि सपोज मैं लेता हूं उदाहरण के तौर पर 2, हालांकि एक क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है तो इवन नंबर तो है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि 2 का अगर मैं इसका फैक्टर करूं, इसके गुणनखंड करूं, तो केवल और केवल जो है ये इसके गुणनखंड होंगे 1 और 2, यानी या तो ये 1 से जाएगा या तो 2 से जाएगा, यानी या तो ये 1 से जाएगा ये खुद से जाएगा, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे में अगर बात करूं 3, तो 3 जो है या तो 1 से जो है डिवाइड होगा या तो खुद 3 से ही डिवाइड होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है इसके पास नहीं है। 5 में भी यही होगा, या तो वो 1 से होगा या तो खुद 5 से ही डिवाइड होगा। उसी प्रकार 7 या तो फिर 1 से ही डिवाइड होगा या तो फिर खुद 7 से ही होगा। यानी कि फैक्टर जब भी हम इन अंकों के करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा और या तो फिर वो खुद वो संख्या। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास भाज्य संख्याएं,
भाज्य संख्याएं जिनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके वन और स्वयं के अलावा कम से कम एक गुणनखंड फैक्टर और हो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं उदाहरण के लिए 4 को लेता हूं, तो 4 का जो है वो अगर मैं फैक्टर करता हूं तो वो 2 से भी जाएगा, ठीक है, 1 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 4 यानी 1 और स्वयं के अलावा एक और फैक्टर इसका निकल के आएगा। 9 को ले लेते हैं, 9 को जो है वो 3 से भी जाएगा, फिर 1 से भी जाएगा और फिर खुद 9 से भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ऐसे ही मैं 12 को ले लूं तो क्या होगा, 3 से जाएगा तो 4 बार, 4 से जाएगा 3 बार, ठीक है ना, फिर उसके बाद खुद 1 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा। तो इतने सारे जो हमारे फैक्टर इससे हो रहे हैं। तो फैक्टर जिसके जितने ज्यादा होंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 जो है वो फैक्टर 1 और 4 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा जो है वो एक और फैक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, तब वो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा या भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से ये हमारे जो है नंबर्स का डिवीजन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं। संख्याओं के अंकों पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर लिखने का। तो जो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि टू डिजिट जो नंबर है वो हमें कैसे लिखना है। 2 डिजिट, जैसे कि कोई 2 अंकों, ऐसा लिखेगा कि 2 अंकों की जो संख्या है उसका जो है वो अगर दहाई का जो अंक है वो दहाई का अंक जो है वो x है और इकाई का जो अंक है वो y है, तो उस स्थिति में उस संख्या को क्या लिखना चाहिए हमें, 10x प्लस वाई लिखना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि हमने x प्लस वाई लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। हमेशा जो दहाई का अंक होगा उसको 10x लिखेंगे और जो इकाई का होगा उसको जो अंक है वही लिखेंगे। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जब वो कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग इतना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लेके उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इसमें पूछा जाता है कि n डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो हमें क्या करना है, n बार 9 को लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखिए। तो क्या लिखेंगे, 5 अंकों की, यानी कि n बराबर यहां पर कितना है, 5 है। तो जितना n होगा उतनी बार हमने 9 लिखना है। तो n कितनी बार, 5 बार, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्या हमारे पास आई है ये क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार अगर मैं कहूं 7 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 9 9, यानी कि जितनी बार n होगा उतनी बार आपने 9 लिखना है, तो वो उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है ना। दूसरा इसमें पूछा जाता है n अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 के बाद n-1 जो 0 हैं लगाने हैं। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं कहूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी
संख्या। तो यहां पर जो n है वो कितना है 5 है, तो हमें 1 लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद n माइनस वन, यानी 5 माइनस वन कितना होगा 4। तो 1 2 3 4 जीरो इसके पीछे लगा देना, तो ये इसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो सबसे बड़ी निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, n के बराबर 9 को लिखेंगे और सबसे छोटी निकालने के लिए n माइनस वन जीरो लगा देंगे किसके पीछे, 1 के पीछे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन बनेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के अंतर को ज्ञात कीजिए, अंतर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी जो निकालनी है, तो मैंने बताया कि n बराबर यहाँ पर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 9 लिख दिया, और उसके बाद जो है वो सबसे छोटी जो है वो n माइनस वन जीरो लगाने, तो n माइनस वन यानी 5 जीरो लगाने, 1 के पीछे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, बाकी 9 9 9 9 9। तो ये जो हमारे पास निकल के आ गया, तो ये ऑप्शन में जब जिसमें भी ये ऑप्शन दे रखा होगा वो आपने टिक कर देना है, सिंपल है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है, या तो माइनस के लिए अंतर पूछेगा, इनका जोड़ पूछेगा, या कुछ भी और घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले तो आपको निकालना आना चाहिए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, तभी तो आप बाकी काम कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये है। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इनके संबंधित जो ऐड करने के नियम है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको ऐड करने के नियम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर का जो योग होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस वन बाई टू, यही होता है। इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कहता हूं कि आपके पास एक ऐसी सीरीज दे रखी है जिसमें ऐसा बता रखा है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 और डॉट डॉट 60, तो हमें अगर बोला जाए इसका निकालिए, सम निकालिए, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर जो n है वो कितना है, टोटल 60 है, 60 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए n 60 प्लस n प्लस वन, यानी 60 प्लस वन अपॉन 2, यानी कि 60 इंटू 61 अपॉन 2, काट दीजिए तो ये 30 बार कटेगा, और 6 3 18, तो ये हो गया 1830। इस प्रकार से हमने जो है इस फॉर्मूले की सहायता से सम को आसानी से निकाल दिया। ठीक है, तो ये है। अब अगर दूसरा जो है इसमें आएगा कि हाँ, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 जो है वो इसमें आता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके अगर n स्क्वायर तक कोई चीज देखिए तब उसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, n इंटू एन प्लस वन 2n1 प्लस 6। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीरीज दे रखी है उदाहरण के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 80 स्क्वायर, कि 80 तक का जो है स्क्वायर है, और अब इन सब का सम ज्ञात करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो n है हमारे पास वो 80 है 80,
तो लगा लीजिए आप, फॉर्मूला लगा लीजिए 80 इंटू 80 प्लस 1 यानी कि 81 और प्लस अंदर में ब्रैकेट में 2 इंटू एन क्या है अगेन 80 है प्लस 1 अपॉन 6, यही होगा। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 6, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सॉरी ये नहीं, ये वाला कटेगा, 3 27 हो गया। अगेन 2 से काट दीजिए, ये 40 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो 40 इंटू 27 इंटू ये कितना हुआ 80 दोनों के होता है 160 और 161। तो ये जो हमारे पास टोटल कैलकुलेट करके हमारे पास आता है वो है 173880, 173880। आप इसको मल्टीप्लाई कर, तो इस प्रकार से हमने इस सीरीज के का जो है स्क्वायर का एडिशन कर लिया है। ठीक है, तो ये है दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा जो है इसमें इवन और ऑड जो है उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, n+1 और n²। तो तीसरा इसमें फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, तो वो होगा n इंटू n+1। ठीक है ना, तथा n प्राकृतिक नेचुरल जो विषम संख्याएं हैं ऑड नंबर का योगफल, तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला लगाना है n²। ठीक है ना, तो सिंपल है, जो जितने नंबर आपको ऐड करने के लिए दिए होंगे उतना n हो जाएगा और उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बोला है कि केवल इवन जो नंबर हैं, सपोज ऐसा बोला है कि 1 से लेकर और आपको 60 तक के इवन जो नंबर हैं उनका जो है वो सम निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है n इंटू n+1। और अगर बोला है कि विषम जो इनके बीच की जो विषम संख्याएं हैं ऑड नंबर है उनका निकालना है, तो फिर हम केवल n² को करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ये फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। आज जो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं नंबरों से संबंधित, गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो इसमें आपको पता है कि क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है। लेकिन भाग या डिवाइड से संबंधित एक जो नियम है जिस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि अगर सपोज ये 50 है यहाँ पर और इसको मैंने 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से 7 बार करूंगा, कितना होगा 7 7 49 और 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसको क्या चीज बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला है, ये सबसे किनारे वाला है, इसको हम कहते हैं आपका भाजक या डिविजर। ये बीच वाला है, इसको हम कहते हैं भाज्य या डिविडेंड। ये जो है इसको कहते हैं हम आपका भागफल या क्वोशंट, और ये जो है हमारा वो है शेषफल, दैट इज रिमाइंडर। समझ गए? तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना। और इससे संबंधित इनको संबंध बताने वाला एक फॉर्मूला है, वो है हमारा भाज्य। ये बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट
प्लस आपका रिमाइंडर। जो ये फॉर्मूला होता है इससे जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। कई बार वो क्वेश्चन में जो है वो 3 चीजें देगा, भाजक, भाजफल और शेषफल को निकालने के लिए बोलेगा, या शेषफल दे देगा, भाजक दे देगा और बोलेगा भागफल को निकालिए। तो आपको इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से वो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी 3 चीज अगर देखे तो चौथी चीज हम इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी, ये रिलेशन जो है याद रखना है, ठीक है। तो बाकी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम और इसमें जो है 2 चीज़ें रह गई हैं नंबर सिस्टम में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एचसीएफ, एलसीएम ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्लास को, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको हाथ समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे साइंस मतलब जो मैथमेटिक बैकग्राउंड वाले नहीं होते हैं तो वो भी इतना समझ लें कि जो सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं सीटेट और इन एग्जाम्स के अंदर, टीचिंग एग्जाम के अंदर, उतनी टफ मैथ नहीं आती। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो हल्का फुल्का मेहनत करके सीख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमें मैथ्स नहीं आती। नॉर्मल तरीके की मैथ्स जो है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक। तो ये आपको एटलीस्ट ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और आज के लिए इतना, जो हम आगे वाली क्लास है उसको हम कल देखेंगे या उसके बाद देखेंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।